गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, इस चैप्टर 10 में अब तक हमने देखा ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ हमने देखा कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ से लेके प्लेनेट या फिर छोटा सा स्टोन, प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक इंटरेक्ट करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने निकाला था। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, F = Gm/r² या d²। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया था। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे अर्थ की। अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आती है। जैसे कि फर्स्टली एक पॉइंट आ रहा है अपने पास, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, नाम से दिख रहा है आपको, फ्री मीन्स स्वतंत्र रूप से, जिसके ऊपर किसी तरह से कोई अन्य फोर्स या अन्य एक्स्ट्रा बल अप्लाई नहीं हो रहा, फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे फ्री फॉल। यानी कोई ऐसी चीज जो अपने आप गिर रही है, उसके ऊपर किसी तरह का और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे फ्री फॉल। यहाँ बात ये हो रही है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। जैसे कि अर्थ है नीचे, अगर मेरे हाथ में ये चौक का टुकड़ा है, अगर मैं इसको नीचे मतलब ऐसे कैसे छोड़ता हूँ तो नीचे गिरेगा। ये गिरने का मतलब क्या है, छोड़ते ही नीचे जा रहा है। तो गिरने से पहले एक स्टैटिक पोजीशन में था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इसको अपने ओर खींचता है, अपने ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, जाके नीचे गिरेगा, तो छोड़ने से गिरने तक के बीच में इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे की ओर गिरता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, फ्री फॉल में। देखिए फ्री फॉल क्या है, वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन। एलोन वर्ड लिखा है यहाँ पे। इट मीन्स क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नीचे की ओर गिर रहा है, तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल, कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर चल रहा है, मतलब फ्रीली गिर रहा है। जैसे कोई प्लेन है या पैरासूट है, जहाँ से जंप करने वाला जंप कर गया, या हमने प्लेन में से कोई चीज़ छोड़ दी नीचे, नीचे छोड़ने के बाद क्या होगा, वो नीचे की ओर गिरेगी, अर्थ की ओर आएगी। तो आते टाइम पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, देखिए सोचने की बात है। एक तो नीचे आएगी, कौन खींच रहा है उसको, अर्थ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन वहाँ पे एयर होगी, एयर होगी तो एयर का क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, एयर उसको ऊपर की ओर रखना चाहेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लाएगा। तो यानी अपोजिट जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी लग रहा है, लेकिन साथ में उसमें फ्रिक्शन का फोर्स भी लगता है। तो अगर यहाँ पे और कंडीशन यही है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा भी फोर्स नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है या किसी प्लेनेट की ओर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर जाता है, तो हम उसको कहेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल के अकॉर्डिंग ही हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है, अपनी अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थ की सरफेस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो भी प्लेनेट अपनी ओर खींचती है, जैसे कि अर्थ अपनी ओर कई सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ऐसे में क्या होगा, कोई भी गिरती हुई चीज़, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने चौक अभी गिराया, ये गिरता हुआ चौक क्या करेगा, सपोज करो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब अर्थ की ये सरफेस है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे की ओर गिर रहा है, यहाँ सरफेस तक आ रहा है, तो सरफेस इसको अपनी ओर खींच रही है। लेकिन यहाँ देखने की बात ये है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो इस समय क्या होगा, ये स्टैटिक पोजीशन से मोशन में आएगा। मोशन में आएगा, इट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है v, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग पोजीशन से इसको छोड़ते हैं, नीचे की ओर धीरे धीरे आता है, तो नीचे की ओर आने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। वेलोसिटी में परिवर्तन को हमने एक नाम दिया था, पिछले चैप्टर में देखा था, एक्सीलरेशन। ए नाम दिया था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज होने की रेट को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सीलरेशन हो रहा है, तो हम इसको दूसरे नाम से कह सकते हैं, जी से, स्मॉल जी मैंने लिखा है, ये
इसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, यानी कि अर्थ अपनी ओर किसी चीज को खींच रही है तो उसके वेलोसिटी में चेंज आने से जो एक्सीलरेशन आ रहा है उसको हम कहेंगे स्मॉल जी। स्मॉल जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये था F इक्वल्स टू एम ए। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ए क्या है, एक्सीलरेशन। यानी किसी भी चलती हुई ऑब्जेक्ट पर, किसी भी मतलब मूवेबल ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये होगा F इक्वल्स टू एम ए या F इक्वल्स टू एम जी कह सकते हैं। जी किसके लिए लिया मैंने बताया अभी, जी हमने ए के स्थान पे लिया। क्यों लिया, क्योंकि ए एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से लिए मानते हैं, लेकिन जो जी है वो ग्रेविटेशनल वर्ड मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सीलरेशन होता है उसी को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, जी। तो F प्रोपोर्शनल टू एम जी कह सकते हो, F प्रोपोर्शनल टू एम जी कह सकते हो इसको, सॉरी प्रोपोर्शनल टू नहीं इक्वल्स टू है, सॉरी F इक्वल्स टू एम जी, यानी इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एम ए या एम जी कह सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया। अब देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ हमने देखा क्या था, F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। पिछले पार्ट में हमने इसी चैप्टर में देखा है ये। तो यहाँ पे F की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पे F की वैल्यू ये है, तो इस F की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं एम जी को, तो क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 से F की वैल्यू mg यहाँ पुट करते हैं, mg इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इस वाले स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद क्या बचा, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये आपकी एक इक्वेशन आई, इससे हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अर्थ की सरफेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थ से और हाइट पे कर सकते हैं, अर्थ के अंदर सेंटर की ओर भी कर सकते हैं। जैसे ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से मान लो सपोज करो ये यहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, ये सेंटर सी है, यहाँ की डिस्टेंस ये होगी रेडियस r, इसको r मान सकते हो रेडियस, और इससे और हाइट पे भी आप निकाल सकते हो। जैसे ये हाइट दे रखी है, इस बिंदु पे कितना होगा ग्रेविटेशनल, मतलब इस g की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, सेंटर पे कितनी होगी, अलग अलग पॉइंट पे हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करती है, इसकी मतलब जो डिस्टेंस है ना d, इस पे डिपेंड करती है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन या एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए g की वैल्यू इसी ही जो इक्वेशन नंबर 7 निकाली हमने, इसी से निकालते हैं। क्या क्या चीज चाहिए अपने को, g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द अर्थ, बड़े ऑब्जेक्ट का मास, क्योंकि छोटे वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका तो हमने कैंसिल कर दिया, तो m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द अर्थ, और d मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे कहाँ ले रहे हैं हम, स्टार्टिंग में डिस्टेंस ले रहे हैं हम यहाँ पे सरफेस पर। कहाँ पर ले रहे हैं, सरफेस, सरफेस किसकी, अर्थ की सरफेस, यानी ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या मानी जाएगी हमारे पास, d इक्वल्स टू क्या माना जाएगा, कैपिटल R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ। तीन चीज लिखनी है अपने को यहाँ पे, g की वैल्यू, m की वैल्यू और d की वैल्यू r निकाली। ये वैल्यूज फिक्स हैं सारी। g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मैंने भी पहले बताया था इसको कि ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है। दूसरा है m, मास ऑफ द अर्थ, अपनी जो अर्थ है उसका टोटल मास कितना है, टोटल मास होगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ये अर्थ का मास है। और रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसको हमने डिस्टेंस कहा था, डिस्टेंस क्यों मानेंगे, क्योंकि सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको d मान लो चाहे r मान लो। तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये d की वैल्यू r के बराबर होगी। r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रेडियस कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करते हैं। देखिए g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.64, ये किसकी वैल्यू है, r की, यानी रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये वैल्यूज एक साथ रख लिया हमने, और पावर्स का कैलकुलेशन एक साथ कर लेते हैं। ये 2 बार रिपीट हो जाएगी, होल स्क्वायर है इसलिए।
तो 10 की पावर्स कितनी हो गई, माइनस की तो 11 है ये, और ये प्लस की 24 है, और नीचे ये 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगी, तो 12 ऊपर की तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगी, यानी 12 और 11 माइनस के 23 हो जाएंगे, और प्लस के कितने हैं 24, तो 10 की पावर तो ओनली 1 रह जाएगी, यानी 10 रह जाएगा, और 10 रह जाएगा तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी 9.8। किसकी वैल्यू है ये, जी की, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आने वाले एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 9.8। अब हम कह सकते हैं कि अर्थ के एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर जी की वैल्यू क्या होगी 9.8। अब ध्यान देने की बात यह है, क्या प्रत्येक बिंदु पर जी की वैल्यू सेम होती है, नहीं होती है सेम। कैसे नहीं होती, हम जानते हैं जो अर्थ है वो एकदम स्फेरिकल नहीं है। एकदम स्फेरिकल नहीं होने का मतलब क्या है, अगर पोल से इसकी सेंटर देखें, ये पोल है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो पोल से जो सेंटर की तरफ रेडियस है वो कम है, जबकि इधर की तरफ इसकी रेडियस क्या है, थोड़ी ज्यादा है कंपैरिजन में, यानी ये ओवल शेप में, अर्थ क्या है ओवल शेप में, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम है। जहाँ रेडियस कम होगी सेंटर की ओर, तो वहां पे क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू भाई ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू, जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जी की वैल्यू कम होगी, सॉरी जी की वैल्यू बढ़ेगी, और जो साइड है दोनों तरफ या बाकी जो चारों तरफ का एरिया अर्थ का, पोल ऊपर की ओर नीचे की ओर है, तो पोल की तरफ इसकी डिस्टेंस क्या है, रेडियस कम है, कम होने से जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और बाकी साइड्स में जी की वैल्यू कम होगी। तो हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस प्रकार से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट होगी वो जी की यूनिट होगी। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एक्सीलरेशन क्या होता है, A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी, आपने देखा है, यानी रेट ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की रेट में चेंज होने को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, टाइम अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट हम निकाल सकते हैं ऐसे। ये यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट अपना पॉइंट है यहां पे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन किस प्रकार होगा। यहाँ इस पॉइंट में हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी फोर्स अप्लाई करके उसको मूवेबल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फोर्स से वो मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मूवेबल है, मोशन में है, तो उस पे लॉ ऑफ, जो हम पढ़े लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं तीनों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों जो लॉ ऑफ मोशंस हैं, तीनों ऐसे कैसे लॉज ऑफ मोशन है, ऐसे कैसे अप्लाई होंगे। बट यहाँ पे जो a दे रखा है एक्सीलरेशन, यहाँ पे एक्सीलरेशन को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, g से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन लगता है उसको हम स्मॉल g से रिप्लेस करते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होगी वो इस प्रकार हो जाएगी, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी टी, सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन होगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होगी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। यहाँ पे सब चीज़ हम पहले पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, और g हमने निकाली यहाँ पे ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चीज़ों को हम अप्लाई करके किसी भी प्रकार में जो मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उस मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस, टाइम या उसकी इनिशियल और फाइनल, ये चार वेलोसिटी, ये चारों चीज़ों में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे चौक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, कितने समय बाद पहुंचेगा, या फिर आप ये कह सकते हो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये चीज़ इनमें से जैसे चार चीज़ दे रखे हैं यहाँ पे, u, v, g तो वैसे कॉन्स्टेंट है, u हो गया, v हो गया, t हो गया और s हो गया। इन चारों में से कोई भी चीज़ हम फाइंड आउट
कर सकते हैं, 3 दे देगा और 1 पूछ लेगा, तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ द मोशन हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट अपना टॉपिक मास। छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है मास। हम जनरली देखते हैं मास का मतलब क्या है, हम ये कहते हैं किसी चीज़ का वजन, वजन, या आप ये कह सकते हो कि उसमें कितना कंटेंट है। जैसे मान लो हमारे पास बिना तोले कोई चीज़ दे दी आपको, जैसे इतना सारा कोई मिट्टी का ढेला पकड़ा दिया, स्टोन पकड़ा दिया एक बिना तोले, अब कहेंगे इसमें मास कितना होगा। एक व्यक्ति कहेगा मास कितना होगा, दूसरा कहेगा इसका वेट कितना होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। देखिए मास क्या है, मास उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब उसको एक जगह रोके रखने की कैपेसिटी, यानी उसके अंदर टोटल वैल्यूएबल मतलब सबस्टेंस कितना है वो उसका मास कहलाता है। मास की डेफिनेशन यही होगी, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। वो इसके इनर्शिया का, इनर्शिया मतलब जड़त्व, इनर्शिया एक फिक्स वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती है, तो इनर्शिया का जो मेजर होगा उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मास क्या होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो आपका खुद का वेट है, या आप ये कह सकते हो आपके पास कोई 2 किलोग्राम मिठाई है। अब आप उस 2 किलोग्राम मिठाई को यहाँ अर्थ पे तोल रहे हो, फिर उसको ले जाके मून पे तोल रहे हो, फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे तोल रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो कंटेंट है, मास है, उसकी इनर्शिया है, वो हमेशा फिक्स रहेगी, यानी वो चेंजेबल नहीं होगी। दूसरी चीज आती है वेट। वेट क्या है, वेट होगी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ या और दूसरा कोई भी प्लेनेट है, अट्रैक्शन फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। टुवर्ड्स द अर्थ भी हो सकता है, और यहाँ पे कोई दूसरा प्लेनेट भी आप ले सकते हो, मून भी ले सकते हो। जैसे मून ले लिया हमने, अगर मून की बात करें, मून पे वेट कर रहे हैं हम, तो मून की बात कर लेंगे, और दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें, दूसरे प्लेनेट की बात करें, तो उस पर हम ये ले सकते हैं। तो अब देखिए, यानी ये फोर्स होगा F इक्वल्स टू mg, या F को हम या फोर्स को वेट के रूप में, W के रूप में भी शो कर सकते हैं, यानी W इक्वल्स टू mg। W इक्वल्स टू mg। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ एम ऑब्जेक्ट, और g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटी कह सकते हो। अब बात ये आती है कि g की वैल्यू अलग अलग होगी, किस पे, अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, दूसरे प्लेनेट पे अलग होगी, सब प्लेनेट पे g की वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक ही ऑब्जेक्ट का मास भी अलग, वेट भी अलग अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो मेरा 70 किलो वेट यहाँ पे आ रहा है, अर्थ के ऊपर 70 किलोग्राम आ रहा है वेट की बात कर रहे हैं। मास तो मेरा है, मतलब मेरे अंदर जितना इनर्शिया है या मेरे अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो तो फिक्स हैं, उनको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। अब बात है कि अर्थ के ऊपर वेट किया मैंने तो 70 किलो आ रहा है, अब मून के ऊपर ले जाकर वेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा W इक्वल्स टू क्या है, mg। m तो मेरा 70 हो गया, सपोज करो m 70 हो गया, या आप m को ये कह सकते हो कोई भी फिक्स वैल्यू में आप मान सकते हो कि ये मेरे अंदर का इनर्शिया फिक्स है। तो m तो फिक्स हो गया है, यहाँ के लिए भी फिक्स है m, और मून के लिए भी फिक्स है, लेकिन g की वैल्यू अर्थ के लिए अलग होगी और मून के लिए अलग होगी। इसलिए अगर मून के ऊपर जाकर मैं अपना वेट करता हूं तो अर्थ के कंपैरिजन में क्या आएगा, वो कम आता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स मून का अर्थ के कंपैरिजन में कम होता है, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट। और ये कितना होता है, 1/6 होता है, जो कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो दोनों को कंपेयर करके, वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑन दी मून, मतलब अर्थ और मून के ऊपर कितना कितना वेट है उसको हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। मास ऑफ दी वेट ऑफ दी एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। मून के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। मून के ऊपर जैसे हमने अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट किया, उसी तरीके से हम मून के ऊपर भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या है, F इक्वल्स टू G/m/r²। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन वैल्यूज क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिक्स है, M मास ऑफ दी मून आएगा, यहाँ पे पहले अर्थ था अब मून हो जाएगा, यहाँ वो ऑब्जेक्ट जिसका हम वेट निकालना चाह रहे हैं, और R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दी मून। तो इससे हम फोर्स हम निकाल सकते हैं, और फोर्स क्या है, वेट के इक्वल है, यानी कि हम इसको वेट के रूप में ले सकते हैं, यानी Wm, m सिंबल यहाँ पे स्मॉल छोटा सा लिया है, इसका मतलब है कि m क्या यहाँ पे मून के लिए शो कर रहा है, तो Wm इक्वल्स टू Gm, कैपिटल M मतलब मास ऑफ मून,
इंटू एम, एम क्या है ऑब्जेक्ट का मास अपॉन आर एम स्क्वायर, एम क्या है यहाँ पे मून की रेडियस, आर मून की रेडियस का स्क्वायर। तो इसमें सारी चीज हम पुट कर सकते हैं, जी की वैल्यू वही 6.67 इंटू 10⁻11 और यहाँ पे m की वैल्यू मास ऑफ दी मून, मून का मास कितना है 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम और रेडियस ऑफ मून कितनी है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। और m यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम कितने का भी हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेंगे। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम वेट निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर। अब बात यह है कि अर्थ और मून का हम कैसे कंपेयर करें दोनों के वेट का। तो इसके लिए हम अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं, W इक्वल्स टू जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पे E अर्थ के लिए शो कर दिया हमने और M यहाँ पे मून के लिए क्या था, बस ये सिंबल शो करने के लिए लिया और कुछ नहीं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, यानी कंपेयर कर रहे हैं हम, तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई करेंगे। डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रख दिया, इक्वेशन सेकंड यहाँ रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट में जी एम एम इंटू एम अपॉन आर एम का स्क्वायर और जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ऐसे कैसे ये वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए जो सेम चीज़ है, अगर वो कैंसिल हो सकती है तो कर लो, नहीं तो उनको साथ भी लेके चलेंगे तो भी लास्ट में वैल्यूज रखनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इनको यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। जी से जी को कैंसिल कर दिया हमने और स्मॉल एम से स्मॉल एम को कैंसिल कर दिया, बाकी कोई वैल्यूज मैच नहीं खा रही है। तो अब इनको ऐसे कैसे नीचे लिखेंगे, ऊपर क्या है कैपिटल एम एम इंटू, अब ये नीचे वाली क्या होगी ऊपर चली जाएगी, तो आर ई का स्क्वायर अपॉन आर एम का स्क्वायर और एम ई का एम ई ऐसे कैसे और ये आर एम ऐसे कैसे, ये चारों चीज़ अपने पास है। देखिए ये चारों चीज़ अपने पास है, इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। एम एम क्या है यहाँ पे, एम मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, मीटर में है। उसके बाद नेक्स्ट है एम ई, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। एंड नेक्स्ट है आर एम, रेडियस ऑफ मून, कितनी रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, weight of the object on the moon and weight of the object on the earth ratio is equals to 0.165, या आप इसको ऐसे कह सकते हो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इक्वल्स टू 1/6। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट होगा वो अर्थ और मून में अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 1/6। 1/6 का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे कोई वेट 6 किलोग्राम तोल रहे हैं, 6 किलोग्राम है, तो वहाँ पे क्या होगा 1 किलोग्राम, यानी कि 1/6। मून का ऊपर है, मून का 1 किलोग्राम है तो अर्थ पे कितना होगा, मून पे किसी ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम है तो यहाँ पे कितना होगा 6 किलोग्राम अर्थ पे। इसका मतलब यही है, अगर हम वहाँ पे मून पे 1 किलोग्राम तोलकर उसको यहाँ लाकर तोलेंगे अर्थ के ऊपर तो कितना निकलेगा उसमें 6 किलोग्राम। रीजन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स अर्थ का ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा तो उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मून के ऊपर उसका वेट कम होगा। इस प्रकार हम अर्थ और मून दोनों के मतलब सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपना जो ये ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें ये पार्ट अब तक का इस साल का जो दिया ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो प्रेशर का या आप ये कह सकते हो नेक्स्ट पार्ट है वो इस साल हटा दिया, तो हम उस चैप्टर को बाद में कर लेंगे किसी क्लास में। यहाँ तक का आप क्लियर करें।